आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आज का टॉपिक देखो क्या है। आज का टॉपिक है हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और फिर वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से मतलब वैद्युत द्विध्रुव से आर दूरी पर किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति, इन दोनों के लिए हम लोग क्या देखेंगे, व्यंजक देखेंगे। क्लियर है इतना चीज। हेडिंग डालते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव में ये द्वि क्या कहलाता है, देखो जोड़ा, दो ठो का चीज है ना। जैसे हम लोग दुकान जाते हैं सामान खरीदने, या मान लो जूता खरीदे गए, तो जूता हम लोग क्या कहते हैं, एक जोड़ी जूता दो। ऐसा थोड़ी कहते हैं कि दायां पैर का जूता दो बायां पैर का मत दो या बायां पैर का जूता दो दायां पैर का जूता मत दो। ऐसा करके तो हम लोग नहीं कहते। हम लोग कहते हैं क्या, एक जोड़ी जूता दो। क्लियर है इतना चीज। बस वही है हम लोग का ये भी ध्रुव। अच्छा, वो जोड़ी का जूता कैसा रहता है, दोनों बराबर होगा, लेकिन कैसा होगा, विपरीत होगा। ऐसा थोड़ी छोटा बड़ा होता है। जूता लेने जाते हो तो ऐसा कह रहे हो एक तो छोटा जूता देना, दाएं पैर के लिए छोटा जूता देना, बाएं पैर के लिए बड़ा जूता देना, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जूता जो हम लोग लेने जाते हैं वो क्या कहते हैं, एक भैया एक तो जूता दिखाना, तो वो एक जोड़ी जूता ला के देता है, दो ठो। और दोनों जूता कैसा होता है, आकार आकृति साइज सब में क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन विपरीत होता है। एक किसके पैर के लिए होगा, बाएं पैर के लिए होगा, और एक किसके लिए होगा, दाएं पैर के लिए होगा। ठीक, तो वैसा ही हम लोग का क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। जब दो बराबर परिमाण के आवेश परंतु कैसे हो, विपरीत हो। ठीक, एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार के बने निकाय को, इस प्रकार के बने सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है इतना चीज। हाँ, तो इसी को हम लोग को लिखना है। चलो इसी को लिखते हैं। परिभाषा देखो, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार के बने निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है इतना चीज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इस प्रकार बने निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है इतना चीज। अब आगे देखो, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। समझो, मान लो दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। जब दो बराबर आवेश, दोनों बराबर है परंतु कैसे हैं, विपरीत हैं। जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर हो, अत्यंत अल्प दूरी पर हो, तो इस प्रकार के बने निकाय को, इस प्रकार के बने पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है इतना चीज। सबको समझ आ गया वैद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं। हाँ, अब समझो, इसमें हम लोग एक चीज क्या करते हैं, देखो इसमें हम लोग दूरी को कितना लेते हैं, 2a लेते हैं। 2a क्यों लेते हैं पता है, हम लोग l भी तो ले सकते थे या a भी तो ले सकते थे। पुराने बुक में ये 2l दिया है ना, और नए बुक में 2l दिया है। पुराना मतलब वो हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का, उस समय जो हम लोग का बुक निकला था फिजिक्स का, उस समय में हम लोग का क्या है, 2l है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2a पढ़ रहे हैं। तो जनरेशन है उसी के हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या मान लिए, 2a मान लिए। अब देखो इसको 2a ही क्यों माने, क्योंकि देखना आगे पढ़ोगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, मान लो इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो r दूरी पर है तो कहां से मानोगे, देखो यहां से तो r दूरी ले नहीं सकते। अगर यहां से r दूरी लोगे तो ये बुरा मान जाएगा, यहां से r दूरी लोगे तो ये बुरा मान जाएगा। इसलिए दोनों के बीच से हम लोग लेते हैं यहां पर, और यहां पर से हम लोग क्या करते हैं, r दूरी लेते हैं। क्लियर है इतना चीज। अब देखो, यदि इसी दूरी को हम लोग a या l लेते हैं, पुराने बुक में l है,
नए अभी के जनरेशन जो चल रहा है उस बुक में ए है। तो यदि इसके दूरी को हम लोग ए ले लेते हैं, तो अगर इसकी आधी दूरी की बात करेंगे तो a/2 होगा, इसका आधा दूरी का बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये भी a/2 होगा। तो a/2 अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग को आगे जो भी हम लोग व्यंजक निकालेंगे, जो भी डेरिवेशन करेंगे या जो भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो ये बटल रखने में हम लोग को बड़ी कठिनाई होगी। तो हम लोग क्या है, सुस्त आदमी है, आलसी, जो हमारे लिए सस्ता सुंदर टिकाऊ हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2a ले लेते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या लेते हैं, 2a। अब 2a लोगे तो ये आधा a बनेगा और ये आधा a बनेगा। तो हमारे कैलकुलेशन के लिए भी आसानी होगा, डेरिवेशन के लिए भी, और कोई भी आगे का व्यंजक होगा तो उसके लिए भी हम लोग का क्या होगा, सरलता पड़ेगा। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2a लेते हैं। समझ गए इतना चीज को। अब देखो आगे, ये हो गया। अब समझो इसका उदाहरण देख लो, इसका उदाहरण क्या क्या होगा। तो उदाहरण हम लोग का क्या क्या होगा, तो उदाहरण हम लोग का होगा HCl और क्या होगा, NaCl। क्यों, हाइड्रोजन प्लस चार्ज में होता है और क्लोरीन कैसा होता है, माइनस चार्ज में होता है। यहाँ Na प्लस चार्ज में होता है और Cl किस में होता है, माइनस चार्ज में होता है। ठीक, तो प्लस माइनस हो गया हम लोग का, प्लस माइनस हुआ और दोनों के बीच की दूरी कैसी हो, अत्यंत अल्प हो। ठीक, अच्छा ये कैसी राशि है, पहला पॉइंट उदाहरण देख लो। दूसरा, यह कैसी राशि है, यह सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा कैसी होगी। एक चीज हमेशा याद रखो, कभी भी टीचर कहते हैं कि ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर सदिश राशि है तो हमें टीचर को ये पूछना है कि सर ये अदिश राशि है तो इसकी दिशा किस ओर होगी। कई टीचर को मैं ऐसे देखा हूँ, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी का, कई लोगों को मैं ऐसे बोला हूँ, सीधा शॉर्टकट बता देते हैं यह सदिश राशि है। सदिश राशि है तो दिशा भी तो होगी ना, तो दिशा होगी तो दिशा किधर होगी, इसको भी हमको बताना है बच्चों को, है ना। क्या है, बच्चे पूरा नॉलेज रखें, तो हमको दिशा भी बताना है किस ओर होगी। तो देखो यह सदिश राशि है, इसकी दिशा कैसी होगी, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो मान लो यही हम लोग का प्लस चार्ज है और यहाँ पर हम लोग का क्या है, माइनस चार्ज है, इसके बीच का दूरी हम लोग का क्या है, 2a है। अब दिशा जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिशा जानने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश को यहीं पर रख देंगे, Q0। मान लो एक परीक्षण आवेश को यहाँ पर रख दिए। अब हमको पता है परीक्षण आवेश कैसा होता है, एकांक धनावेश होता है। अब एकांक धनावेश होता है तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, देखो ये एकांक धनावेश होता है तो धनावेश के कारण ये धनावेश से किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, धनावेश से दूर। और ऋण आवेश है तो ऋण आवेश की ओर। तो इसकी जो दिशा होगी, इसकी जो दिशा होगी कैसे होगी, धन आवेश से किधर की ओर, धन आवेश से किधर की ओर, ऋण आवेश की ओर। धन आवेश से किसकी ओर, ऋण आवेश की ओर। क्लियर है इतना चीज, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। हाँ चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, नोट करो इतना, चलो ये हो गया क्लियर। अब देखो आगे, अब हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगला हेडिंग डालो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहला चीज जानो, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p। वेक्टर चाहो तो वेक्टर क्वांटिटी दिखा सकते हो। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका जो सूत्र होगा, यह सूत्र होगा P बराबर Q इंटू कितना होता है, 2a। ये इसका क्या है, सूत्र है। ठीक, Q इंटू 2a। मतलब हमारे पास ये हो गया कि एक हम लोग के पास प्लस Q आवेश है और एक हम लोग के पास माइनस Q आवेश है। दोनों के बीच का दूरी कितना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। 2a है ना। तो हम लोग का परिभाषा कैसा बनेगा, कैसा बनेगा परिभाषा, इसको देख के बता सकते हो। किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार फिर समझो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ना। इसको P से प्रदर्शित करते हैं,
और क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश या वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? दो चीज हो गया। तीसरा टॉपिक इसी में देखो, तीसरा टॉपिक क्या है, तो यह कैसी राशि है, यह भी सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। दिशा इसका पता है तुम लोग को, है ना, द्विध्रुव में देख चुके हैं दिशा कैसा है। चौथा चीज देखो, यह सदिश राशि है, मात्रक और इसका विमा देखेंगे। अगर हम लोग बात करें इसके मात्रक की, मात्रक की, तो मात्रक कैसा होगा, क्यों क्या है, कूलाम है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, और इसका मात्रक क्या है, ये क्या है, दूरी है। दूरी को किससे मापते हैं, मीटर, तो इसका मात्रक बनेगा कूलाम मीटर, है ना। पांचवा चीज, अगर इसकी बात करें विमा की, तो कूलाम की विमा, आवेश का विमा कितना होता है, 80, और मीटर का कितना होगा, L, तो इसका विमा हो जाएगा m का पावर 0 L A T। ये क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आ गया ना। हाँ, अब देखो ये तो हो गया हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। अब इसी में देखो आगे, यदि ये हमारा वैद्युत ध्रुव है, देखो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2a है, 2a है, या दूरी को हटा दो एक समय के लिए, नहीं देख, यहाँ देख लेते हैं, 2a है हम लोग का दोनों के बीच का दूरी, ठीक। यदि इस द्विध्रुव को आगे बढ़ाया जाए या पीछे लाया जाए, तो ये उस द्विध्रुव का क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। क्लियर है इतना चीज? यदि एक द्विध्रुव को आगे की ओर बढ़ाया जाए या पीछे की ओर बढ़ाया जाए, तो यहां पर हम लोग का ये दोनों क्या कहलाता है, अक्ष कहलाता है। और यदि इसी वैद्युत द्विध्रुव का जो बीच का दूरी है, इस पर अगर एक लंब डालें, तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, निरक्ष कहलाता है। आगे इसी पर देखना है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। क्लियर है इतना चीज? और चीज जानो, अच्छा पिछला जो बताया था वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू है माइनस क्यू है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगा, उड़ूस कर देगा खत्म कर देगा। तो हम लोग का उसका आवेश, कुल आवेश क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है इतना चीज? नोट करोगे इसको? चलो तो इसका परिभाषा लिखवा दूँ, तो परिभाषा लिखवाऊंगा तब तो, चलो परिभाषा लिख लो, है ना। परिभाषा क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश व उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं, ठीक। चलो नोट करो इसको, फिर उसके बाद इसका आगे देखते हैं। हो गया ये चीज। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक। इसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे न्यूमेरिकल के लिए, छोटा सा सिंपल सुंदर सा है। देखो मान लो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे के एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है, तो उस पर हम लोग को क्या करना है, द्विध्रुव की गणना करना है, द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक। तो हम लोग को देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों का आवेश कितना होता है। इसका आवेश अगर बात करें, आवेश मतलब Q, तो इस पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम को C कर दे रहा हूं, चाहो तो हिंदी में कूलाम भी लिख सकते हो, कूलाम। हो गया। दोनों के बीच का दूरी कितना है, 1 एंगस्ट्रॉन, तो 2a बनेगा, दोनों के बीच का दूरी 1 एंगस्ट्रॉन। इसका मान हो, एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10 की घात कितना, -10, और ये क्या होता है, मीटर होता है।
अब मान को रखो, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है हम लोग का Q इंटू कितना 2a। मान को रखो Q का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और 2a का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। 1.6 एक का गुणा करोगे तो यही आएगा, गुणित 10 की घात माइनस 19 और माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 29, और ये क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। इसका मात्रक दे दो कूलाम मीटर। यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा, ये हम लोग का क्या है आंसर है। क्लियर है इतना चीज? चलो नोट करो इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नोट करो इसको। हो गया। अब अगला हेडिंग डालो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक, है ना। अगला हेडिंग डालो चलो। अगला हेडिंग डालो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। हेडिंग डालो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब किसके लिए देखेंगे, दो दो स्टेप बता रहा हूं। पहले हम लोग देखेंगे किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए देखेंगे पहले। अब अक्षीय स्थिति के लिए क्या देखेंगे, माना दो आवेश Q1 और माना प्लस Q और माइनस Q आवेश है ना। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी ले लेते हैं जिस पर प्लस Q और माइनस Q आवेश है, जिसके बीच बिंदु O है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी, देखो माना हम लोग ले लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव ए और यहां पर ले लेते हैं क्या B। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है ए बी है ये, ठीक, जिस पर प्लस Q, देखो जिस पर प्लस Q और माइनस Q है। यहाँ देखो मैं बता दे रहा हूँ, जिस पर प्लस Q है और क्या है माइनस Q आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 2a है। क्लियर है इतना। इसके बीच मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ पर R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझो, माना फलाना कभी भी रटने का जरूरत नहीं है। मैं एक पिछले वीडियो में भी बोला था कि माना फलाना लिखने का जरूरत नहीं है, बस ये चित्र देखो यहां से सब बनता है। देखो क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस Q और माइनस Q आवेश है, जिसके बीच की दूरी 2a है। माना इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है इतना चीज। अब समझो यहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है, यहां पर ये, ठीक, यहीं पर हम लोग को क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है, तीव्रता, ठीक। चाहो तो माना फलाना लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूं, चलो मैं बोल दे रहा हूं माना फलाना, चलो लिखो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस Q व माइनस Q आवेश है, जिस पर प्लस Q व माइनस Q आवेश है तथा इसके बीच की दूरी 2a है, तथा इसके बीच की दूरी कितना है 2a है। हो गया। अच्छा, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आ गया। हाँ, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो, तब
प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना कितना होगा, समझो। मान लो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग E1 ले लेते हैं और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ले लेते हैं, E2 ले लेते हैं। ठीक, अब देखो डायरेक्शन कैसा होगा इसका। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से क्या होगा, दूर होगा, तो E1 का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड। और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ऋण आवेश की ओर, तो E2 का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इतना चीज समझे, क्लियर है, इतना चीज समझ आ गया सबको। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर। पढ़े थे कल का पढ़े थे ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, हाँ बस वही है हम लोग का। क्लियर है इसका इतना। अब देखो तब हम लोग देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की क्या देखते हैं, तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे, तीव्रता बिंदु आवेश के कारण हम लोग क्या देखे थे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या था, आर स्क्वायर था। अब यहीं से आर स्क्वायर क्या था, दोनों के बीच की दूरी, बिंदु और जहां से हम लोग को ज्ञात करना है उनके बीच की दूरी। अब यहां पर बीच की दूरी कितना है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा। अब समझो ये 2a जो है यहां से दो भाग में बटेगा, देखो इतना हम लोग का a बनेगा यहां तक और यहां से एक और a बनेगा। क्लियर है इतना चीज। अब समझो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो कितना होगा, Q और R, मतलब R प्लस A और R प्लस कितना A, समझे। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, R प्लस A और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। किसके अनुदिश, AP के अनुदिश, AP के अनुदिश। समझे इसको, एक बार फिर समझो। ये क्या है, बीच की दूरी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, देखो ये हम लोग का A है, A और ये R है, तो R प्लस A, तो उसीलिए R प्लस A हो गया। इसको मानेंगे समीकरण कौन सा, पहला। ठीक, ये तो था प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। देखो ये हम लोग का हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, E2 हो जाएगा, E2। ये भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे। अब देखो दूरी कितना है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, इतना दूरी ज्ञात करना है हमको, बस समझो इतना ही दूरी ज्ञात करना है। तो पूरे R में से ये A को घटाओगे तो हमको ये मिलेगा, समझो पूरा डिस्टेंस कितना है R, इस R में से इस A को घटाओगे, देखो इस R में से इस A को घटा दिए, R में से A को घटा दिए तो हमारे पास कितना बचा, इधर बचा, तो R माइनस A करोगे तो तुमको यहां पर का डिस्टेंस मिलेगा, तो ये हो जाएगा R माइनस A पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। किसके अनुदिश, ये B है, BP के अनुदिश, तो ये हो जाएगा BP के अनुदिश, BP के अनुदिश। क्लियर है इतना चीज, इसको मानते हैं समीकरण 2। इतना किसको किसको समझ आया, आ गया सबको समझ में, सबको समझ आया। अब हम लोग क्या करेंगे, परिणामी याद करेंगे, कहां पर, बिंदु P पर। अब देखो कौन बड़ा है कौन छोटा, बिंदु P पर परिणामी ज्ञात करना है तो E1 E2 में से किसी बड़ी से छोटी को घटाना पड़ेगा। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे ज्ञात करें, देखो अगर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये कांस्टेंट है, आवेश भी क्या है हम लोग का कांस्टेंट है। तो इन दोनों को देखो, ये दोनों कैसा होगा व्युत्क्रमानुपाती, ये ऊपर है ये नीचे है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। जिसका ये बड़ा उसका ये छोटा। अब देखो आर में ए जोड़ रहे हैं तो बड़ा हो रहा है, तो जिसका ये बड़ा उसका क्या ये छोटा, और आर में से ए घटा रहे हैं मतलब जिसका ये छोटा उसका ये बड़ा। व्युत्क्रमानुपाती क्या है, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि की मान कम होती है, या एक राशि का मान कम होने पर दूसरी राशि की मान क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है इतना चीज। तो देखो अगर ये बढ़ रहा है आर प्लस ए मतलब ज्यादा है, इसमें जोड़ रहे हैं तो ये बढ़ रहा है तो ये छोटा होगा E1, और इसमें ये घट रहा है तो E2 क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग का हो जाएगा चूंकि E2 बड़ा है किससे, E1 से, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालोगे, देखो E निकालोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो ये क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, तो ये हो जाएगा E2 माइनस कितना E1। मान को रख दो वैल्यू को, E2 का मान कितना लाए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर लाए हो, माइनस E1 कितना लाए हो ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर लाए हो। क्लियर है इतना चीज। अब समझो आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये E हम लोग का चल रहा है आगे। E बराबर देखो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दोनों में सेम सेम है, बाहर निकालो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, अंदर में क्या बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर बचेगा। थोड़ा सा और हल कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, इधर क्या बचेगा, हल कर दो, इसका इसके साथ गुड़ा, इसका इसके साथ गुड़ा, इन दोनों का अलग से गुड़ा। ठीक, तो ये बचेगा हम लोग का कितना, इसको यहाँ गुड़ा कर दो तिर्यक गुड़ा तो r प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर माइनस इसका यहाँ कर दो तो r माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर, और इन दोनों का आपस में तो ये हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। ये ठीक, क्लियर है इतना चीज, समझ आया। चलो इतना नोट करो, फिर इसका आगे का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, इतना नोट करो, चलो उसके बाद आगे कैलकुलेशन करते हैं। हो गया ये चीज। अब देखो आगे, यहीं से आगे हम लोग को बनेगा, इधर को मैं मिटा रहा हूँ ना थोड़ा सा। अब इसमें हम लोग को किसी का तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, चलो नहीं पड़ेगा ज़रूरत पड़ेगा तो मैं चित्र फिर बना दूंगा। अच्छी स्थिति है ना, देखना अब समझो यहीं से आगे देखो E बराबर हम लोग का क्या होगा 1/4 पाई Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, अंदर में क्या बचेगा देखो, प्रसार कर दो इसको, कैसा सूत्र होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो सूत्र चलेगा और ये हम लोग का अलग चलेगा। देखो ऊपर वाला कैसा चलेगा, ये वाला a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, r प्लस a का इतना चला, माइनस इसका कैसा चलेगा, इसको कोष्टक में रखना, a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग, कोष्टक बंद, और अंदर में कितना बचेगा, ये देखो ये हम लोग का कैसा सूत्र है, देखो इसी का बता रहा हूं, a का घात m गुणित b का घात m, a का घात m गुणित b का घात m, घातांक वाले सूत्र से बता रहा हूं, ये a है ये b है, प्लस माइनस है अलग अलग, तो ये हो जाता है a गुणित b पूरे का घात कितना m, दिख रहा है कि नहीं, देखो ये a गुणित b पूरे का घात m, तो ये भी वैसा होगा a का घात m गुणित b का घात m, तो ये हो जाएगा
आर माइनस ए और आर प्लस ए पूरे का घात कितना हो जाएगा, वर्ग। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया? अब देखो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अंदर में देखो कैसा होगा, आर का वर्ग प्लस 2RA प्लस ए का वर्ग, माइनस का गुणा करते जाओ, माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आर का वर्ग, माइनस माइनस प्लस 2RA और माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस ए का वर्ग। अंदर में बचेगा देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये होता है a माइनस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, अब पूरे का लास्ट टर्म कितना है, होल स्क्वायर। ये समझे कौन से सूत्र से आया? तो इसका सूत्र भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो इसका सूत्र आया हम लोग का a माइनस बी और a प्लस बी, इसका सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक, अब देखो आगे E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। देखो अब यहां से आर स्क्वायर शहीद हो गया, ए स्क्वायर शहीद हो गया, अंदर में बचेगा 2RA कितना हो जाएगा 4RA। अब देखो यहां कितना बचा, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर बचा। अब समझो यहां पर जो हम लोग देखे थे वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र क्या था, प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 2a। तो इसका परिभाषा कैसा था, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर हों, है ना। जब 2a जो दूरी है वो अत्यंत अल्प है, तो ये a जो दूरी होगा ये उससे भी और क्या होगा, उससे तो और बहुत ज़्यादा कम होगा, होगा कि नहीं होगा। अब फिर उसका वर्ग कर दिया होता तो और कम हो जाएगा। समझे मेरा बात को? देखो हम लोग का परिभाषा क्या था, जब दो बराबर परिमाण में बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो। अब 2l उसके लिए छोटी राशि है, तो 2l से छोटा तो a है ना, और a से a का वर्ग कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा। भैया देखो छोटी राशि का वर्ग करोगे तो वो और छोटा हो जाता है। कैसे समझो, मान लो 0.02 का वर्ग इसका करोगे तो 0.004 आएगा, तो ये छोटा है कि ये छोटा है, ये छोटा है ना। छोटे संख्या का वर्ग करोगे तो और छोटा हो जाता है, तो उसीलिए ये छोटी राशि है 2a। अब ये तो a और छोटा हो गया ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नगण्य ले लेंगे। तो इसी में हम लोग लिखेंगे चूंकि r की तुलना में a अत्यंत छोटी राशि है ना, अतः a को क्या करने पर, नगण्य लेने पर। अब नगण्य ले लो a को, तो उस कंडीशन में E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ पर हो जाएगा 4RA बटे R का घात कितना हो जाएगा 4 होगा। देखो ये तो नगण्य हो गया, अब ये 0 के बराबर हो गया तो R का घात 2 और घात का घात कितना हो जाएगा 4। क्लियर है इतना चीज? अब समझो आगे, अब समझो आगे यहीं से ये हो गया हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब देखो एक R, ये A है ना, देखना एक R से एक R का घात 4 खत्म हो जाएगा तो घात 3 बचेगा, तो यहां बचेगा 4A इंटू कितना हो जाएगा R का पावर 3। अब देखो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4a को मैं 2 कर देता हूं और यहां पर अलग से ले लेता हूं q इंटू 2a बटे कितना r का घात 3। समझे इसको कैसे कैसे किया? ज़्यादा कुछ नहीं किया हूं, ये 4 को 2 गुणित 2 में लिया, 2 गुणित 2 का 4 हो गया, a को इसके साथ ले लिया और q को यहां कर दिया। समझे? अब देखो E बराबर हम लोग का निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, Q इंटू 2a का मान कितना होता है P, कहाँ से, वैद्युत द्विध्रुव गुण से, बटे R का घात 3। ये 2P बटे R का घात कितना हो जाएगा 3, कहाँ से, चूंकि P बराबर होता है Q इंटू कितना 2a। क्लियर हो गया इतना चीज? सबको समझ आया? कोई डाउट कहीं पर? ठीक,
ये हो गया। अच्छा, यदि माध्यम के हो तो, यदि माध्यम के हो तो कैसा होगा? यदि माध्यम के हो तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू के इंटू 2p बटे r का पावर 3। यही अक्षीय स्थिति के लिए क्या है? व्यंजक है। यही अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। ठीक, समझे इतना चीज? समझ गए ना? क्लियर? चलो इतना नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। ठीक, चलो इसको नोट करो, फिर निरक्षीय स्थिति के लिए देखते हैं। स्क्रीन शॉट ले लो एक ठो। ये हो गया। अब देखो निरक्षीय स्थिति के लिए, अब हेडिंग डालो निरक्षीय स्थिति। नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कोई आपका एक ऐसा होगा कि एक टॉपिक जहां स्कूल में या कहीं भी पढ़ाया जाए वो हो सकता है कठिन हो, और इस वीडियो में अगर वो आपको सरल लगे तो आप देख कर मत छोड़िए, उसको लिख लीजिए। तो नोट्स बनाते चलिए। इससे क्या होगा, कभी अगर आप लोग का पेपर होता है या एग्जाम होता है, कुछ भी होता है, टेस्ट वगैरह, तो उसमें क्या होगा, आप लोग इस विधि से भी बना सकते हैं, है ना? जो आपको सरल पड़े उस विधि से बना सकते हैं। अब उस टाइम मैं देखी थी या देखा था वीडियो, कहाँ है वो टॉपिक, अब उसको खोजते खोजते आप लोग थक जाएंगे। तो इससे अच्छा साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक, अब हेडिंग डालते हैं हम लोग क्या, निरक्षीय स्थिति। हेडिंग डालो निरक्षीय स्थिति। ठीक, हेडिंग डालिए निरक्षीय स्थिति, और फिर वही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव लेंगे और उसके बाद आगे हल करेंगे। क्लियर है इतना चीज? चलो हेडिंग डालो तो पहले निरक्षीय स्थिति। अब देखो निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक हम लोग देखेंगे। ठीक, निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक वही है सेम हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव, है ना, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है निरक्षीय स्थिति में, जिस पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है इतना चीज? क्लियर है? चलो देखो फिर वही देखते हैं। निरक्षीय स्थिति में देखो क्या है हम लोग का, माना हम लोग क्या कर देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, है ना। माना एक बिंदु हम लोग का A और क्या ले लेते हैं, B। देखो A और B यहाँ पर पॉइंट है, एक ठो A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर कौन कौन सा आवेश है, प्लस Q और माइनस Q आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग ले लेते हैं, कितना है, 2a है। देखो इन दोनों के बीच का तो जो दूरी है हम लोग का, ये कितना है, 2a है। ठीक, इसके मध्य बिंदु, ये वाला हम लोग का मध्य बिंदु है O, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, देखो यहाँ से ले लेता हूँ r दूरी पर, यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है? देखो एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर प्लस Q और माइनस Q आवेश है ना, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है इतना चीज? अब देखो हम लोग क्या करते हैं, A को मिला देते हैं P से। देखो A को मिला दिए P से और B को भी मिला दिए P से, तो एक त्रिभुज बना हम लोग का। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया? अब देखो मान लो A पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और B पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, E2। समझे इसको? अब देखो इसकी दिशा कैसी होगी, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से किधर, दूर, ये, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर, इसको हम लोग ले लेते हैं E2। ठीक, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया? अब देखो
ये अगर हम लोग डिस्टेंस देखें, ये दूरी नापे तो कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, देखो अब ये 2a है तो ये दो भाग में बटेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर है इतना चीज। अब समझो यहाँ पर अगर डिस्टेंस देखें तो हम लोग का क्या है, कर्ण है, देखो AP, AP का वर्ग, कर्ण का वर्ग क्या होगा, लंब का वर्ग मतलब PO का वर्ग और धन आधार का वर्ग मतलब AO का वर्ग, AO का वर्ग। अब समझो यहीं पर कर्ण का वर्ग मतलब AP का वर्ग बराबर लंब का कौन सा है हमारा, PO मतलब R का वर्ग धन AO, A का वर्ग। ये अच्छा AP निकालोगे तो कितना हो जाएगा, रूट में R का वर्ग धन A का वर्ग। यहीं से सूत्र आया हम लोग का। तो हम लोग का यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कितना हो जाएगा, रूट में R का वर्ग धन A का वर्ग। ये वाला भी वही होगा, रूट में R का वर्ग धन A का वर्ग। ये क्लियर है इतना चीज। अब फिर हम लोग को वही माना फलाना लिखना है। क्या माना फलाना लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग का 2a है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है इतना चीज। चलो इस चित्र को बनाने के बाद मैं लिखाता हूं, उसके बाद लिखते जाओ, है ना। चलो लिखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है, जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है तथा जिसके बीच की दूरी 2a है, तथा जिसके बीच की दूरी क्या है हमारा 2a है। हो गया। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो स्पीड अगर आप लोग के लिए ज़्यादा हो रहा है तो आप एक लाइन सुनिए, वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद उसको लिखिए, उसके बाद फिर उसको चालू करिए वीडियो को, ठीक। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। क्लियर है इतना चीज। अब चलो आगे देखते हैं। तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता। अब देखो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो सूत्र हम लोग का कितना हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे R स्क्वायर। यही था सूत्र। अब R हमारा क्या है, दूरी किसके किसके बीच का, Q आवेश से P तक का, प्लस Q से P तक के बीच का दूरी। तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी इतना है, ये है, तो ये हो जाएगा रूट में R स्क्वायर, देखो Q, ये हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। R स्क्वायर होता था, R के जगह में हम लोग का कितना है, डिस्टेंस इतना है, तो ये स्क्वायर हो गया। किसके अनुदिश, AP के अनुदिश, तो ये हो जाएगा हम लोग का AP के अनुदिश। ब्रैकेट बंद। क्लियर है इतना चीज। हाँ अब देखो आगे, अब समझो इसी को थोड़ा सा हल करो। तो वर्ग से ये रूट हट जाएगा, वर्ग से ये कर्णी हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा E1 बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इतना बचेगा। इसको मानते हैं समीकरण 1। क्लियर है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो देखो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, ये नया टॉपिक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगा E2। E2 हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे हो जाएगा। अब देखो यहां पर का भी वही है r+a का होल स्क्वायर, तो उसका भी वर्ग करोगे तो सेम आएगा। तो इसको तुम लोग डायरेक्ट जम करना, r² + a²। इसको अच्छा ये किसके अनुदिश होगा, BP के अनुदिश, तो इसको लिखोगे BP के अनुदिश। इसको मानेंगे समीकरण कितना, 2। क्लियर है इतना चीज। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व कहां से, 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो E1 E2 दोनों बराबर है, तो देखो हम लोग लिखेंगे E1 बराबर E2 बराबर हम लोग ले लेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r² + a का स्क्वायर बराबर x मान लेते हैं, माना। समीकरण 1 और 2 से देखो क्या है, E1 E2 दोनों बराबर है, दोनों का इतना है सेम 1/4πε0 क्यू बटे r² + a का स्क्वायर। तो हम लोग दोनों के लिए लेते हैं E1 E2 बराबर है, और जो बराबर है इस मान के, और इतने मान को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मानने का कारण क्यों है, क्योंकि हर जगह इतना बड़ा बड़ा हम लोग लिखते नहीं जाएंगे, तो इसको हम लोग शॉर्टकट मान लेते हैं x। जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी हमारा हल होगा, लास्ट में x जैसा भी आता है उस रूप में इसको हम लोग फिर दे देंगे। क्लियर है। अभी कुछ देर के लिए हम लोग x मान के चल रहे हैं, ठीक। अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर देख लिए, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर देख लिए। अब बिंदु P पर हम लोग परिणामी देखेंगे, तो यहीं पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता कितना होगा, तो परिणामी तीव्रता होगा हम लोग का E बराबर रूट में हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस कितना, थीटा। ये सूत्र होता है सूत्र। अब कहाँ पढ़े हैं, कक्षा 11वीं में पढ़े हो सदिश में। सदिश में क्या था, दो सदिश ए और बी हो तो इनका हम लोग का परिणामी जो रिजल्टेंट निकलता था आर, वो क्या होता था, वो होता था हम लोग का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना होता था, थीटा। जहाँ कॉस थीटा हम लोग का a और b इन दोनों के बीच का कोण को बताता था। क्लियर है इतना। हाँ अब देखो यहाँ पर से हम लोग का कॉस थीटा क्या बता रहा है, E1 और E2 के बीच का कोण। अब समझो यहाँ पर चित्र में आओ थोड़ा सा, E1 कौन सा है, ये वाला, E2 कौन सा है, ये, इसके बीच बना कोण कौन सा होगा, ये। तो मान लो इस कोण को हम लोग मान लेते हैं कुछ देर के लिए 2 थीटा, ये वाला। मान लो ये कोण हम लोग का क्या है, 2 थीटा है, 2 थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस रेखा के समानांतर यहां से एक हम लोग क्या कर देते हैं, लंब डाल देते हैं, ऐसे समांतर रेखा खींच देते हैं, सॉरी, इस रेखा के समानांतर एक रेखा यहां से खींच देते हैं। तो ये जो 2 थीटा है ये 2 भागों में बटेगा, ये वाला थीटा और ये वाला भी क्या होगा, थीटा। इतना समझे, कितना लोग को ये चीज समझ आया, आ गया समझ। ये 2 थीटा बन रहा था माने हम लोग, तो यहां इसके समानांतर एक रेखा यहां से खींच दिए, तो ये थीटा थीटा 2 भाग में बट गया। अब समझो ये रेखा समानांतर है, ये रेखा समानांतर है, तो यहां पर जो बनेगा यहां पर कोण, ये कोण क्या कहलाएगा हम लोग का, थीटा कहलाएगा। कहलाएगा कहां से, जब 2 रेखा समानांतर हो और इसको कोई अन्य रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहां और यहां बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन से नियम से, कक्षा 10 में पढ़े हो, एकांतर कोण के नियम से, ठीक। 9वीं में भी है, 10वीं में भी है, एकांतर कोण के नियम से। कहने का मतलब जहां सीधा जेड, उल्टा जेड, सीधा एन और क्या, उल्टा एन, उल्टा एन यहां बनता है, तो इस जगह पे हम लोग का क्या बनता है, एकांतर कोण बनता है। क्लियर है इतना चीज। एकांतर कोण कहां कहां से आया, सबको समझ आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो उस कंडीशन में
ये अगर कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण थीटा होगा। देखो उल्टा जेड बन रहा है, यहाँ से देखो ये उल्टा जेड बन रहा है, और उल्टा जेड बनता है ऐसे करके, तो यहाँ और यहाँ कैसा होता है, एक जैसा होता है। तो यहाँ का कोण थीटा है तो यहाँ का कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर है इतना चीज। अब देखो, अब यहीं पर देखो इस कंडीशन में मान कैसा हो जाएगा हम लोग का, E बराबर हो जाएगा अंडर रूट E1 के जगह हम कितना माने हो x, E2 के जगह में भी x, तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन x का वर्ग धन 2 x इंटू x, और ये हो जाएगा cos कितना, E1 और E2 के बीच बना कोण, E1 और E2 के बीच बना कोण, टोटल कोण कितना बन रहा है 2 थीटा, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 2 थीटा। क्लियर है इतना। अब ये दोनों क्या है, खुला साँड़ है। अब इन दोनों खुला साँड़ को जोड़ दो तो ये कैसा हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, ये दोनों सड़वा जुड़ जाएंगे 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसका गुणा करोगे 2x इंटू एक्स, तो x का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा होगा, और इंटू क्या हो जाएगा cos कितना 2 थीटा। इतना समझ आया, समझ आ गया। चलो इतना को नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चाहो तो इसको समीकरण मान सकते हो, आगे हम लोग का काम आएगा। चलो इतना को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, हो गया ये चीज, हो गया। चलो अब आगे देखो, यहां से इसको मिटा रहा हूं, अब इसका जरूरत नहीं है, और यहां तक का भी हमको जरूरत नहीं है। यहां से देखो अब क्या होगा, हम लोग ले आएंगे, देखो ये चित्र है ना इतना तक हम लोग का, हम लोग ले आएंगे E बराबर कितना आ गया उस कंडीशन में, अंडर रूट आ जाएगा 2x का वर्ग। देखो दोनों पद में से मैं 2x का वर्ग को बाहर निकाल दे रहा हूं, तो देखो दोनों में से 2x का वर्ग को बाहर निकाला तो अंदर में क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1 धन, यहां से 2x का वर्ग निकल गया तो क्या बचा cos 2 थीटा, इतना बचा। ठीक, अब देखो E बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2x का वर्ग, अच्छा इसको कोष्टक बंद कर दो, 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सूत्र होता है, कक्षा 11वीं में है ये सूत्र, मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूं, चूंकि cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सूत्र होता है। ठीक, अब उस कंडीशन में क्या होगा, +1 -1 क्या हो गया, झंडी मुंडी, हम लोग के पास बचेगा E बराबर कितना बचेगा, रूट में 2x का स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बचा। समझ आ गया सबको। अब देखो आगे यहीं से इसका गुणा कर दो, दो दो ने 4 और 1 का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास E बराबर बचेगा रूट में 4x का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बचेगा। अब E बराबर देखो क्या क्या बाहर निकल रहा है हम लोग का, करनी से 4 को बाहर निकालोगे रूट से तो कितना आएगा 2, और 2 ठो एक्स है निकालोगे तो 1 ठो एक्स बचेगा, ये भी दुगना है तो निकालोगे तो कितना बचेगा cos थीटा, 2x इंटू कॉस थीटा बचा। अब समझो E बराबर 2 इंटू एक्स के जगह में क्या करेंगे, जो मान हम लोग ये लाए थे इतना को x माने थे तो उस x के जगह में इतना को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर है इतना चीज, यहाँ 2 कम 2 2 2 ने 4 करके मत कटाना, ये भी काम आएगा। ठीक, इसको तो लास्ट में भी कटा सकते हैं। अब देखो इनटू हमारे पास क्या है कॉस थीटा है। क्लियर हो गया। अब समझो
अब समझो यहां से इसको मान लेते हैं समीकरण 3, या ऐसे करो डायरेक्ट हम लोग कर देंगे। ई बराबर हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू क्यू बटे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा। देखो साइड में हम लोग देखते हैं, साइड में त्रिभुज किस में देखेंगे, पी बी ओ में। त्रिभुज पी बी ओ में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लगाओगे। कॉस थीटा मतलब, कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है ये, और कर्ण कितना है ये, तो ये और बटा में ये रहेगा, मतलब ए बटे ये रहेगा। तो ये हो जाएगा ए बटे हो जाएगा हम लोग का आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट में, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। ठीक, ये ए बटे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया। यही मान को रख दूं तो कॉस थीटा के जगह में हो जाएगा ए बटे हो जाएगा हम लोग का कितना, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है इतना चीज, समझ आ गया सबको। अब समझो, अब देखो क्या होगा, ई बराबर हो जाएगा, इसको पहले लिखते हैं 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू, इस 2 को इसके साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा Q इंटू कितना हो जाएगा, इस 2 को यहाँ ले लो तो 2a बटे, ये देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका घात कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का घात कितना, 1/2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि करनी है, और करनी हम लोग का घात के रूप में लिखोगे करनी को तो क्या हो जाता है, 1/2 लिखाता है। अब समझो, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2a का क्या हो जाएगा, पी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरे का घात हो जाएगा 3/2। समझे कैसे हुआ, ये घात 1 है, ये 1/2 है, तो दोनों जब समान हो और ये अलग अलग हो तो जुड़ता है घात, तो 1 धन 1/2 होगा। हल करोगे तो 2 1 कम 2 और धन 1/2 लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 3/2। छोटे क्लास का गणित है या 7वीं का, और कहाँ करा था, वही तो है छोटे क्लास का। इतना क्लियर हुआ सबको। अब देखो फिर वही कंडीशन, चूंकि यहां पर का डिस्टेंस हम लोग का अत्यंत अल्प है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता है, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर हो। तो जब 2a हम लोग का अल्प है तो उसका आधा a तो और कम होगा, और फिर उसका घात करोगे तो और कम होगा, और घात का घात है मतलब और ही कम हो जाएगा, मतलब नान बुटी बाछी बचेगा छोटा सा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को नगण्य लेंगे। अब देखो क्या होगा, ये यहां से ऐसे है, ये इधर का है, चूंकि r का मान बहुत बड़ा है a से, अतः a को क्या लेने पर, नगण्य लेने पर। अब नगण्य लेंगे a को, चलो नगण्य ले लो, तो अब ये नगण्य हो गया, तो हमारे पास बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू पी बटे आर का घात 2 और ये 3/2, तो ये हो जाएगा आर का घात 2 और इंटू हो जाएगा 3/2। तो 2 से 2 खत्म, तो आर का घात 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी को देखो नीचे में ना लिख के मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, यहाँ इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, तुम लोग इसको नीचे में लिखना। तो हम लोग के पास E का वैल्यू बचेगा, वो बचेगा 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू पी बटे कितना हो जाएगा, आर का घात 3। ये आया। अब एक कंडीशन आएगा, यदि माध्यम K हो तो यहाँ पर K आ जाएगा और उसके बाद आर का घात 3 हो जाएगा। क्लियर है इतना चीज, चलो इतना नोट करो, फिर आगे बता रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना, फिर यहाँ से चलते चलते यहाँ, और फिर ये, ठीक, चलो नोट करो। ये उसका है ना, और स्क्रीनशॉट ले लो इसको, चलो।
अब देखो आगे हम लोग का क्या क्या होता है। हो गया ये। अब देखो आगे, यहीं पर बता रहा हूं अब उसको। ये था वो किसके लिए था, आ गया, जब माध्यम कैसा हो, निर्वात हो। यदि माध्यम के हो तो क्या होगा, यदि माध्यम के हो तो ई का जो मान आएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बटे, अच्छा सॉरी, पी, पी बटे कितना हो जाएगा, आर का घात 3। यही हम लोग का क्या है, निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। निरक्षीय स्थिति के लिए क्या है, व्यंजक है। क्लियर हुआ इतना चीज, ठीक। चलो इसको नोट करो, छोटा सा है ये, एक तो नोट करोगे, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया। अब देखते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में क्या संबंध। ठीक, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे। अब देखो, छोटा सा है खाली समझने के लिए हमारा। अब देखो, नई साइड में बता रहा हूं, हम लोग का प्लस क्यू आवेश था और माइनस क्यू आवेश था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 2a था। ठीक, जब हम लोग अक्षीय स्थिति में देखें, अक्षीय स्थिति में, तो इसका वैल्यू आया था, देखो इसका वैल्यू आया था ई अक्षीय, ऐसे लिख देता हूं, तो इसका वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू, ये आया था 2p बटे आर का घात कितना, 3 आया था। और इसी में हम लोग ओ से इधर देखे थे निरक्षीय में, मतलब ई कितना, निरक्षीय, तो यहां पर कितना वैल्यू आया था, 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू पी बटे आर का घात कितना आया था, 3। ठीक, तो देखो ई अक्षीय, इसका मान आया था 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर का घात 3, इसको माने समीकरण 1। और ई जो है निरक्षीय, इसका मान आया 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू पी बटे आर का घात 3, इसको माने समीकरण 2। समीकरण 1 और भागित 2 कर दो, समीकरण 1 भागित क्या कर देते हैं, 2, तो ये हो जाएगा ई अक्षीय बटे ई क्या हो जाएगा, निरक्षीय, बराबर इधर कितना होगा, तो इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर का घात 3 बटे 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू पी बटे आर का घात 3 होगा। देखो इससे ये खत्म हो गया, और आर की घात 3 से आर की घात 3 खत्म, पी से पी खत्म, बचा क्या ऊपर में 2। अर्थात इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, देखो इसी को आगे बढ़ाओगे तो कैसा होगा, ये हो जाएगा ई अक्षीय बटे ई क्या, निरक्षीय, ये हो जाएगा 2 के बराबर। अब इसको यहां लेके जाओगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ई अक्षीय बराबर 2 गुणित ई क्या हो जाएगा, निरक्षीय। ये ठीक, समझ गए, बस यही है हम लोग का अक्षीय निरक्षीय। क्लियर हो गया इतना चीज।
आज का सेक्शन यहीं रखते हैं, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, फिर उसको घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे, और फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे पूरा डिटेल के साथ। विद्युत क्षेत्र रेखा में अभी तक इतना किसी ने नहीं बताया होगा जितना मैं बताऊंगा, पूरा का पूरा उसका निचोड़ क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ठीक, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। इसको नोट करो, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर अगला सेक्शन हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग आगे देखेंगे आगे के बारे में। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट का जाके सुतिया घर में का है। थक गए हो आज तो सो गए ही। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा।